तो चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर उधम सिंह नगर से मिल रही है। यहां पर एसओजी और काशीपुर पुलिस ने नकली नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने यूपी के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया और तकरीबन 22 लाख के नकली नोट बरामद किए। साथ ही पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली मशीन भी जब्त कर ली है। लंबे वक्त से पुलिस को नकली नोटों को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। आज उधम सिंह नगर के पुलिस द्वारा उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भारी मात्रा में जाली नोटों की एक जखीरा बरामद हुआ है। 4,417 प्रिंटेड 500 रुपए की करेंसीज बरामद किया है और उसके अलावा 18 जो है अनप्रिंटेड, हाफ प्रिंटेड, एक साइड प्रिंटेड हुआ नोट्स बरामद हुआ है। साथ में प्रिंटिंग करने के लिए उपकरण जो है आपका फोटो प्रिंटिंग क्या बोलते हैं, प्रिंटर, आपका इंक, आपका नोटों की जो पेपर हो ना, पेपर का रिम्स और आपका सर्वर, सब कुछ बरामद हुआ है। और अगली खबर रामनगर से, जहां पर रोडवेज की एक बस पलट गई, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई है। कई लोग जख्मी हुए। 8 की संख्या में लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हादसा तब हुआ जब रोडवेज बस सामने से आ रही पिकअप से टकरा गई, जिससे बस कोसी में बने नए पुल के नीचे गिर गई और ये बस हल्द्वानी से रामनगर आ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पकड़ो आराम से। और अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर को खतरा गया है। बारिश के कारण भूदसाव हो रहा है। इसके चलते वहां रह रहे डॉक्टरों को एक होटल में ठहराया गया। वहीं निर्माण एजेंसी का कहना है कि जल्दी ही सुरक्षा दीवार को बना लिया जाएगा, जबकि डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही से डॉक्टरों के आवास पर खतरा बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी तरफ से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आरसीसी वॉल बनाई जा रही है, जिसमें 3 दिन के करीब काम टाइम लगेगा और ये सारा का सारा 3 दिन के अंदर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे वर्तमान स्थिति देखें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे साफ खड़ी हुई दिख रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पे पूरी इसकी बिल्डिंग की नींव को काटा गया दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने वाले कांग्रेस के वायदे ने पूरे देश में कांग्रेस को परेशान कर दिया है। बीजेपी से बजरंग बली का अपमान बता रही है। तो कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है, पर जुम्मे वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके कांग्रेस फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई। देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात क्या हुई, पूरे देश में बजरंग बली पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और हाथ में हनुमान चालीसा थामे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और बजरंग बली का जयकारा लगाने में देर नहीं की। दिन शुक्रवार का था, पर हर कांग्रेसी की जुबान पर बजरंग बली का नाम था। जिस कांग्रेस पर 2017 में नमाज की छुट्टी और 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आरोप लगा, उसी कांग्रेस के नेताओं ने जब हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो सवाल उठा कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदुत्व की पिच पर आने पर मजबूर कर दिया। हम जताना चाहते जनता को भी, सरकार को भी, कि बजरंग बली या सनातन धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। हर सनातन धर्मी का हक है, अधिकार है कि वो अपने इष्ट की पूजा कर सके। और बजरंग दल नाम होने से वो भगवान बजरंग बली के अनुयायी नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट बनाएगी। जिस दिन यहां भी कांग्रेस की सरकार आएगी, इनके काम क्रियाकलापों की सूचीबद्ध करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात से बीजेपी को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और इस बात पर पार्टी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने बड़ी गलती जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके की है। अपने आप को हनुमान चालीसा पढ़कर और दिन चुन रहे हैं जुम्मे का, तो जब ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, तो वो व्यक्ति बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, ये तो कहना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, बार बार हनुमान चालीसा पढ़ के उसको सद्बुद्धि आती है, तो मैं तो कांग्रेस को कहूंगा कि सद्बुद्धि के लिए रोज हनुमान चालीसा पढ़े।
बात कर्नाटक से शुरू हुई और बजरंग दल का मुद्दा पूरे देश में छा चुका है। अब बीजेपी हो या कांग्रेस, कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक दोनों पार्टियों की सियासत के केंद्र बिंदु बजरंगबली बन चुके हैं और राम मंदिर बनाने का फैसला करने वाली बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस को जुम्मा भूलकर राम भक्त हनुमान की शरण लेनी पड़ी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करती रही है, लेकिन अब पीएम मोदी की वजह से कांग्रेस भी धार्मिक बन रही है और मजबूरी में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। तो ये आरोप भी बीजेपी की ओर से। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की, जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच सड़क पर मारपीट करने का मामला अभी थमा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी के लिए अब बोझ बन गए हैं। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि ये बीजेपी का कल्चर है और उसी मारपीट दबंगई के कल्चर को बढ़ावा दे रही है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की खान से प्रेमचंद्र जैसे ही लोग निकलते हैं और ये खान ही खराब है, लिहाजा बीजेपी को ही माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भाजपा ने जो गुंडागर्दी कल्चर बनाया है, ये उसका रिफ्लेक्शन मात्र है, एक अंश मात्र है। तो इसलिए प्रेमचंद तो खुद ही भाजपा के लिए बोझ हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ गंदे करें। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा का दोष है, खानी में गड़बड़ है, जहां से ऐसी संस्कृति निकल रही है जो लोगों को सड़कों पर झापट मारती है और फिर उसके बाद थाने में ले जाकर के बंद करवाती है। और इसी बीच केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ के लिए 8 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ में लगातार मौसम खराब होने की वजह से ये फैसला लिया गया। इस समय सिर्फ पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके यात्रियों को ही दर्शन करवाया जा रहा है। गुरुवार को भी तकरीबन 1,500 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। प्रशासन अलर्ट ना हो तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर हालात कितने खतरनाक हैं, टूटते ग्लेशियर के इस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस मार्ग पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई, जहां भी कड़ी मेहनत के बाद ग्लेशियर आने से बंद हो रहे मार्ग को खोलने में जुटे हैं। गुरुवार को लिंचौली से आगे भैरव ग्लेशियर और कुबेर ग्लेशियर से लगातार बर्फ का पहाड़ टूटने के कारण पैदल मार्ग बाधित हो गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने बर्फ हटाकर यात्रियों के लिए रास्ता बनाया। एसडीआरएफ ने रात भर मौके पर तैनात रहकर रास्ते से बर्फ हटाने का कार्य किया और तकरीबन 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग पर ले जाया गया, दर्शन करवाया गया। तो केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी का सबसे बड़ा नमूना और नुकसान टेंट व्यवसायियों को उठाना पड़ा है। बर्फबारी से बार बार बड़ी संख्या में टेंट क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा टेंट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनमें स्थानीय लोगों के साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के भी टेंट शामिल है। तो जाहिर सी बात है, इनसे जुड़े लोगों को, व्यापारियों को काफी मुश्किलात भी हो रही हैं और साथ ही साथ नुकसान भी। टेंट में तो बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। शाम को तो हर दिन मौसम खराब हो रहा है। जैसे हमने परसों हटाई थी, बर्फ हटाई थी, तो कल रात दोबारा बर्फ पड़ी, जिससे हमें दोबारा सफाई करनी पड़ रही है। हर दिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या रोज हो रही है बर्फबारी? रोज हो रही है। अच्छा, आप साफ कर रहे हैं तब तक जो है फिर परसों भी सफाई की है, फिर बर्फ गिर गया। मौसम के खराब होने से काफ़ी बर्फबारी और बारिश के कारण कुछ टेंट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जीएनबीएन के और कुछ प्राइवेट भी।
और उसके बाद जो यात्री वहाँ पर बीमार वगैरह हो रहे हैं, तुरंत MRP वहाँ पर हमारी जो रास्ते में MRP है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम को नीति और माणा पास से जोड़ने वाली रोड पर भारी बर्फबारी हुई। कुछ जगहों पर 10 से 12 फीट तक बर्फ जमा हो गई, तो कई जगहों पर तो 20-20 फीट ऊंचे ग्लेशियर तक आ गए और अब इन ग्लेशियरों को काट कर रोड बनाई जा रही है। BRO की टीम मशीनों की मदद से ग्लेशियर काट रही है और रोड खोलने का काम हो रहा है। BRO अधिकारियों के मुताबिक 1 हफ्ते तक मौसम ठीक रहता है तो रोड पूरी तरीके से खोल दी जाएगी, लेकिन अगर मौसम साफ नहीं होता है, मौसम खराब रहता है, तो फिर आगे भी और मुसीबत आ सकती है। तो चारधाम में प्रशासन पूरी तरह से चुस्त नजर आ रहा है। चमोली के DM बद्रीनाथ धाम में आम श्रद्धालु बनकर पहुंचे और यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। DM हिमांशु खुराना ने बकायदा लाइन में लगकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इस दौरान DM ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, आंखों पर चश्मा लगाया था और टोपी पहन रखी थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और आम लोगों के साथ क्या व्यवस्था और किस तरह का व्यवहार हो रहा है उसे वो देख सके, समझ सके। तो यात्रियों से बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाओं का भी उन्होंने फीडबैक लिया आम नागरिक बनकर। तो मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से चारधाम तीर्थ यात्रियों की रौनक बढ़ने लग गई है। आज 55 बसों से तीर्थ यात्रियों को रवाना किया गया, हालांकि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। तमाम परेशानियों के बाद भी मौसम खुलते ही ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर 55 बसों में तीर्थ यात्री आगे निकले। अधिकारियों का मानना है कि मौसम जैसे जैसे साफ होगा, यात्रा में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो चारधाम के साथ ही प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का भी आगाज हो चुका है। कोरोना संकट के बाद लगातार दूसरे साल यात्रा आयोजित हो रही है। चीन के साथ रिश्तों में आई खटास के बाद अब आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर के विकल्प के रूप में स्थापित किए जाने की कवायद चल रही है, जिसे लेकर यात्रियों में भी जबरदस्त उत्साह है। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा लगातार चौथे साल भी बंद है, लेकिन अब इसके विकल्प के तौर पर आदि कैलाश यात्रा को स्थापित किया जा रहा है। भारत के जो तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपनी ही धरती पर मौजूद आदि कैलाश के दर्शन कराए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम इस साल स्वतंत्र रूप से यात्रा का संचालन कर रहा है। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड कटने के बाद आदि कैलाश यात्रा भले ही काफी आसान हो गई है, बावजूद इसके यहाँ जाने का रास्ता काफी खतरनाक है, लेकिन भगवान भोले के भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 2005 में कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आए थे, KMBN थ्रू ही गया था और इस बार आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा भी था, तो आज ऐसा संयोग बना है कि हम लोग जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा वाया KMBN लिपुलेख पास से की है। बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी और लास्ट ईयर भी मैंने यहीं से KMBN के थ्रू और इस साल भी। यात्रियों के पहले जत्थे में 9 महिलाओं के साथ कुल 19 तीर्थ यात्री शामिल हैं। इस साल KMBN 34 दलों को आदि कैलाश की यात्रा कराएगा। आदि कैलाश यात्रा का आगाज 1991 में हो गया था, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के चलते इसे ज्यादा महत्व मिल नहीं पाया। 8 दिनों की यात्रा में तीर्थ यात्रियों को आदि कैलाश के साथ ही पार्वती ताल और ओम पर्वत के भी दर्शन होंगे और यही नहीं, वापसी में पाताल भुवनेश्वर भी तीर्थ यात्रियों को लेकर जाया जाएगा। वहाँ पे सेना है, BRO है या ITBP है, SSB है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग उनको उस समय अगर जरूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हमारी चिकित्सा विभाग की टीम भी वहाँ तैनात रहेगी और उनके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स भी रहेंगे। आदि कैलाश यात्रा का पहला जत्था बेस कैंप धारचूला पहुँच गया है और ये दल शनिवार से दुर्गम यात्रा शुरू करेगा। तीर्थ दल के गुंजी पहुँचने के बाद ही ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए गुंजी से आगे भी इन्हें हजारों फीट की ऊंचाई पर लंबा सफर तय करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और वहीं सीएम धामी अल्मोड़ा के डोल कल्लाड़िका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे और सीएम ने 1100 कन्याओं का पूजन किया और श्री यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना की। और इस मौके पर कहा कि कल्याणिका हिमालयन देवस्थानम में धर्म के प्रचार के साथ ही वैदिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ाने का अद्भुत प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल को मानस खंड के तहत मंदिर माला मिशन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गई। पीएम मोदी से अल्मोड़ा जागेश्वर धाम आने की अपील की गई है और पीएम आएंगे भी, ऐसा भरोसा है। ये डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में। सीएम धामी ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड में लैंड जिहाद की साजिश रचने का बड़ा खुलासा किया था, लेकिन अब इस साजिश की बातें सच साबित होती दिख रही है। हालात ऐसे हो गए कि सरकार के रुख से साजिशकर्ता सहम गए हैं और सामने आने के लिए तैयार भी नजर नहीं आ रहे। फॉरेस्ट से लेकर दूसरी सरकारी जमीनों पर बनी इन अवैध मजारों पर एक एक कर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। सरकार की टीमें दिन रात एक कर इन अवैध मजारों का नामो निशान मिटाने में जुटी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पर्याप्त सुनवाई और कई नोटिसों के बावजूद भी इन मजारों पर हक जताने के लिए कोई सामने नहीं आया और न ही तोड़ी गई मजारों के लिए किसी पीर या फकीर के शरीर के कोई अवशेष मिले हैं। लेकिन अधिकतर में जो है जो कोई सामने नहीं आया तो उस पर डिमोलेशन की कार्रवाई की जा रही 15 दिन के पश्चात। और अगर जो इस तरह से जो अगर कोई कुछ इस तरह से इंटेंशन पाए जाते तो उसमें मुकदमे भी दर्ज हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का दावा है कि अचानक बनी मजारों के पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा सरकार की कार्रवाई में ही हो रहा है। हम सब लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मजारों के नाम पर अतिक्रमण का, वन भूमि हो, रेलवे के किनारे की भूमियां हो, अनेक प्रकार की भूमियों में षड्यंत्र चल रहा था। जाहिर है सरकार का शक सही साबित हुआ है। अभी तक गिराई गई 63 मजारों का कोई भी मालिक या मौलवी सामने नहीं आया, जिससे साफ है कि शहर की सरकारी जमीन से लेकर इन घने जंगलों में बनी मजारें एक साजिश का हिस्सा हैं, जिनका नामो निशान सीएम धामी के आदेश के बाद मिटाया जा रहा है। ये हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के इस कैंपस में ये मजार यहाँ पर बनी हुई है। इसको बकायदा जिला प्रशासन ने एक नोटिस भी सर्व किया है। यहाँ नोटिस चस्पा किया गया था जिसमें यह पूछा गया था कि आखिर ये मजार किसकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें अपना पक्ष रखने के लिए नहीं सामने आया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो लोग मजारों में कल तक उर्स के लिए पहुंच रहे थे या फिर जो यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंच रहे थे, वो लोग कौन थे। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और देहरादून पुलिस ने 12 घंटे के अंदर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और पुलिस ने सोहेल नाम के रेप के आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी को देहरादून के पास बिहारीगढ़ से दबोचा गया। आरोप है कि बुधवार को चंडीगढ़ जाने के लिए आईएसबीटी के लिए पीड़ित निकली थी। इस दौरान सोहेल नाम के युवक ने उसे लिफ्ट दी, लेकिन आईएसबीटी छोड़ने के बजाय आरोपी उसे आशा रोड़ी के जंगल ले गया और वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया। जंगल में छोड़कर लड़की को फरार हो गया। किसी तरह वहां से आईएसबीटी पहुंची पीड़ित ने पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज का खंगालने के बाद फिर अभियुक्त को, सोहेल नाम का अभियुक्त है, ये बिहारीगढ़ में खुशहालीपुर पड़ता है गांव, वहां का रहने वाला है। उसको मैं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और जो बैग उसने लूट के ले गया था 500 रुपया और उसमें उस कपड़े थे, वो बरामद कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनना देहरादून के जीआरडी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स को महंगा पड़ गया। स्कूल मैनेजमेंट ने गजब का फरमान देते हुए उन स्टूडेंट्स से फाइन के तौर पर 100 रुपए वसूले हैं, जो बीते रविवार को मन की बात प्रोग्राम सुनने नहीं पहुंचे थे। स्कूल ने सभी पेरेंट्स को मैसेज भेजकर 100 रुपए फाइन या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने को कहा। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हालांकि इस पर अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है।
बोला था कि आपको 100 रुपये फाइन पड़ेगा और बच्चों को आना कंपलसरी है। तो बच्चे गए थे? नहीं गए थे, पर बोले कि मेडिकल एप्लीकेशन देना या एप्लीकेशन लेके देना, तो बच्चों ने एप्लीकेशन लिख के दे दी। और इधर टीम इंडिया के लिए खेलने वाले उत्तराखंड के क्रिकेटर ऋषभ पंत अब और बेहतर हो रहे हैं। पंत अब खुद चलने लगे हैं और सहारा लेना छोड़ दिया है। पंत ने इसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पंत ने लिखा है कि खुश हूं कि अब बैसाखी के दिन और नहीं। करीब 4 महीने बाद पंत अपने पैरों पर चलते हुए नजर आए और वो भी बिना बैसाखी के। 30 दिसंबर 2022 को रुड़की के पास पंत का एक्सीडेंट हुआ था और फिलहाल पंत रिकवर हो रहे हैं। और टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के बसाड़ी गांव में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। 29 अप्रैल को खेत में काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला किया था, जिसके बाद घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद से ही लगातार क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की ओर से क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। टीम की ओर से क्षेत्र में गश्त भी की जा रही है, लेकिन गुलदार अब तक पकड़ से बाहर है। अपने एक शावक के साथ लगातार इलाके में ही घूम रहा है। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के कांग्रेस ऑफिस में हमला करने के विरोध में कोटद्वार में कांग्रेस ने सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। रामनगर में कांग्रेसियों ने बीजेपी की बुद्धिशुद्धि करने का एक कार्यक्रम रखा। सिद्धेश्वर मंदिर में कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कराया। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में कांग्रेस ने राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। नैनीताल में भी कांग्रेस ने बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कराया। नैनीताल क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कोटद्वार में 45 साल के शख्स ने धारदार हथियार से अपना गला काटने की कोशिश की। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बागेश्वर के कई ग्रामीण क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से कई पशुओं की मौत हो गई। इससे पशुपालक दहशत में हैं और पशु चिकित्सा विभाग जांच में जुटे हैं। अल्मोड़ा की धौलछीना पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 150 पेटी अवैध शराब जब्त की है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने रामनगर पुलिस के साथ मिलकर एक 50,000 के नामी को पकड़ने में सफलता हासिल की, जो कि लैंड फ्रॉड के केस में वांटेड था। देहरादून में लैंड फ्रॉड के मामले में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। टिहरी डैम में टॉप से 24 घंटे आवाजाही को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है और कहा कि केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद भी ये लागू क्यों नहीं हो पाया।